एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री के द्वारा हम फूड का प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री अगर अपन करते हैं तो एनिमल्स का रिप्रोडक्शन भी हमें करवाना पड़ता है। तो उसका जो रिप्रोडक्शन करवाना पड़ता है उसके कौन कौन से टाइप्स है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मैंने कहा था कि आउट ब्रीडिंग होती है उनमें, उनके अंदर आउट क्रॉस और क्रॉस ब्रीड, ठीक है। ये 3 टेक्निक है जिसके द्वारा उनके अंदर ब्रीडिंग्स होती है। उसके अलावा हम इंटर स्पेसिफिक फ्यूजन करा सकते हैं, यानी हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और क्या कर सकते हैं, हम MOED वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि उनकी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना। अगर कोई एनिमल या कोई काउ मिल्क कम प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई ऐसी टेक्निक यूज करना या कोई ऐसा ब्रीडर यूज करना जिससे कि उसकी मिल्क क्वालिटी को इंक्रीज हो सके। उसके अलावा दूसरा क्या, अगर हमें कोई डिजीज फ्री पेरेंट चाहिए और कोई दूसरा कैरेक्टर चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का फ्यूजन कराते हैं। और हमको कोई अलग ही स्पीसीज चाहिए, हम इंटर स्पेसिफिक फ्यूजन करा, जैसे हॉर्स और डोंकी का अगर फ्यूजन करवाते हैं तो म्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अगर हम कोई बिल्कुल ही चेंज कैरेक्टर चाहते हैं या स्पीसीज चाहते हैं जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर रिजेंबल हो, जैसे डोंकी क्या करता है, बोझ उठाने के काम आता है, सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के काम आता है। हॉर्स क्या होता है, उस पर राइड करने के काम आता है। तो जो म्यूल होता है उसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, हॉर्स लाइक, लेकिन उसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, डोंकी की तरह। तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो किसके हैं, दोनों फैमिलीज के, दोनों जनरेशन के। तो इसलिए जो ब्रीडिंग होती है यानी आउटब्रीड क्या है, एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर सेम ब्रीड के एनिमल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन उनकी 4-5 जनरेशन तक कोई भी सेम
एंसेटर्स नहीं बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटक्रॉस। उसके अलावा अगर हम डिफरेंट ले ले, डिफरेंट का मतलब अगर हम किसी स्पीसीज का सुपीरियर मेल ले ले या किसी ब्रीड का सुपीरियर मेल ले ले या फिर हम किसी का सुपीरियर फीमेल ले ले तो वो क्या होगी, क्रॉस ब्रीड। उसके अलावा हम क्या करें, डिफरेंट ही स्पीसीज ले ले, फीमेल भी किसी और स्पीसीज की, मेल भी किसी और स्पीसीज का, दोनों का फ्यूजन कराए तो क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक। आउटक्रॉस, क्रॉस ब्रीड, इंटर स्पेसिफिक। आउटक्रॉस का मतलब मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड but no common ancestors for 4 to 6 generations। ये किसमें काम लिया जाता है, आउटक्रॉस मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के अंदर, कैटल्स के अंदर, बीफ के लिए। एग्जाम्पल, केटल्स, अब ये इनमें लिया जाता है, लेकिन इसका यूज क्या होता है, अगर हम आउट क्रॉसिंग करवाते हैं तो वो हमारे क्या काम आता है, ये जो भी इनब्रीडिंग डिप्रेशंस है या कई बार होता है कि स्टेराइल मेल बन जाता है, स्टेराइल फीमेल बन जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के काम आता है। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के काम आता है। उसके अलावा ग्रोथ रेट ऑफ बीफ कैटल, यानी जो भी ऑक्सन्स बुल्स होते हैं उनकी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के काम आता है। यूज्ड टू इंक्रीज milk production, growth rate of beef cattle and overcome इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या है, क्रॉस ब्रीड का मतलब है जब हम एक एनिमल का सुपीरियर मेल उसके साथ में दूसरी एनिमल के सुपीरियर फीमेल की मैटिंग करवाते हैं। मेटिंग ऑफ superior male breed of one animal with superior female of another animals। ठीक है, ये हमारे क्या काम आती है, क्रॉस ब्रीडिंग। ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काम आती है। किसी भी एनिमल का अगर हमको कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, किसी भी प्रोडक्ट का हमको कमर्शियल प्रोडक्ट करना है, तो ये क्या काम आती है, ये हाइब्रिड वैरायटी काम आती है। और इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर कुछ नई जनरेशंस बनती है। इसका एग्जाम्पल है हिसारडेल शिप, बाय मेराइनो रेम्स एंड बीकानेरी ईव्स। पंजाब यूज्ड इट, यानी इसको सबसे पहले पंजाब ने यूज किया इस फ्यूजन को, और उन्होंने हिसारडेल नाम की एक शिप बनाई जिसके अंदर मेटिंग क्या थी, बीकानेरी ईव्स मेल था और मेराइनो रेम्स जो थी वो क्या थी, फीमेल। इन दोनों की मेटिंग से जो दूसरी शिप बनी, जो नई वैरायटी बनी, वो क्या थी, हिसारडेल। इसके अलावा ये क्या काम आती है, इसके अलावा इसका जो काम है, यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये क्या करने की यूज आती है, कमर्शियल प्रोडक्शन में। उसके अलावा हम इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग का मतलब क्या है, mating of two different unrelated species for obtaining new variety of animals। एग्जाम्पल है म्यूल, ये क्या यूज आता है, डेवलपिंग न्यू वैरायटी कंटेनिंग कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट। मतलब ये हाइब्रिड वैरायटी कॉज करने के लिए काम आता है, प्रोडक्शन के लिए। हाइब्रिड का मतलब क्या, जिसके अंदर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स हो और वो दोनों पेरेंट बिल्कुल ही दूसरी अनरिलेटेड स्पेसीज के हो। जैसे कोई एक दूसरा है, डोंकी है, दूसरा हॉर्स है, तो उन दोनों के कैरेक्टर्स अलग है, उनकी स्पेसीज अलग है, उनका फीचर्स अलग है। अगर उनमें फ्यूजन करवा कर अगर कोई दूसरी स्पेसीज का ओरिजिन होता है तो वो क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, जब हम एक सेमन का कलेक्शन करें और उसके बाद में हम उसको कलेक्ट करके एक फीमेल का सिलेक्शन करते हैं और उसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर
हम आर्टिफिशियली इस सीमन को उसमें इंड्यूस कराते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं, और उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जो प्रोजेनी बनती है वो प्रोजेनी क्या कहलाती है? आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के द्वारा प्रोड्यूस की गई प्रोजेनी। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। When a collected semen is injected in reproductive tract of female animal, fertilization this process known as artificial insemination. Steps: first, collection of semen. दूसरा, collection of female animal. दूसरा, injection of semen in female reproductive tract by breeders semen can used immediately or frozen and used later. Semen उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें सीमन का कलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हमने सुना स्पर्म बैंक है, ओवा बैंक है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स, बहुत सारे स्पर्म्स का कलेक्शन किया जाता है। तो उसी तरीके से इसमें के अंदर भी
जो भी मेल एनिमल्स होते हैं उनसे सीमन का कलेक्शन किया जाता है, एक जगह पे स्टोर करके रख दिया जाता है और उसको या तो इमीडिएटली फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है या फिर उसको थोड़े टाइम बाद में इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ है और वो एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो रहा है। उसके बाद में अगर उसकी प्रोजेनी बनती है तो उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो कैरेक्टर्स, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, सपोज जो फीमेल थी उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा था और मेल का जो सीमन था वो डिजीज रेजिस्टेंट था, तो उसकी जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी बननी चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होना चाहिए प्लस वो डिजीज फ्री भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर उस प्रोजेनी के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स है, वो डिजीज फ्री भी है प्लस उसके अलावा क्या हो रहा है, उसके अलावा वो ऐसा एनिमल भी है जो प्रोटीन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये एनिमल या ये ब्रीडिंग हमारे काम की नहीं, तो हम फिर से क्या करेंगे, वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी फीमेल को सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर एफएसएच को इंट्रोड्यूस करो या उसकी एक्टिविटी को बढ़ाओ जिससे कि उसके अंदर ओव्यूल का प्रोडक्शन ज्यादा हो और एग ज्यादा से ज्यादा बने और उन एग्स के अंदर हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवाए। उसके बाद में उस एग को सर्जिकली वहां से हटाकर दूसरी फीमेल मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए जिसको कि हम सरोगेट मदर बोलते हैं, और उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो, उसके अंदर फिर से आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया जाए और फिर से जो भी एम्ब्रियो बनता है उसको हम आगे दूसरी मदर में ट्रांसफर कर दे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
मदर को सेलेक्ट किया, उसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेशन किया, यानी उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, उससे उसने ज्यादा से ज्यादा एग प्रोड्यूस किए, फिर उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, जब एम्ब्रियो बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमने उस एम्ब्रियो को वहां से सर्जिकली रिमूव किया, दूसरी फीमेल में ट्रांसफर कर दिया, उसी ने उस प्रोजेनी को जन्म दिया। लेकिन हमने एक एम्ब्रियो को निकाला था, एक एग को निकाला था, रिमेनिंग कितने बचे? 5। तो उन 5 के लिए भी रिपीट सेम यही प्रोसेस होगा। और ये किन किन एनिमल्स में होता है? कैटल्स, रैबिट, इस प्रोसेस को क्यों यूज करते हैं? इस प्रोसेस को इसलिए यूज करते हैं कि कमर्शियली और इंडस्ट्री स्केल पर, लार्ज स्केल पर एनिमल्स का प्रोडक्शन हो सके और उनसे हमें लार्ज स्केल पर मीट, वुल, फूड, मिल्क एक्सेट्रा मिल सके। अब हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। Production of microbes, mushroom, bacteria, fungi for increasing food availability and protein content। हमारी जो पॉपुलेशन है, इतनी टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद में भी ऐसा माना जाता है कि 25% जो है वो सफर कर रही है मेल न्यूट्रिशन से या फूड एस्टिवेशन से। तो इसलिए हम लोगों ने क्या नई टेक्नोलॉजी यूज की कि जो बैक्टीरिया है, जो हमारा वेस्ट वाटर है, उस पर हम बैक्टीरियल कल्चर को लार्ज स्केल पर ग्रो करें और वो बैक्टीरियल सेल एज ए फूड कंज्यूम की जाए जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो और उसके साथ साथ फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा। माइक्रोब्स ऑन लार्ज स्केल। Industrial process of SCP is
microbes grown on potato plant wastewater। पोटैटो में क्या होता है, सेलुलोज ज्यादा होता है, सेलुलोज वेस्ट वाटर सीवेज वाटर ऑर्गेनिक मैन्यूर इनके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है हम लोगों के लिए वेस्ट है, लेकिन बैक्टीरिया फंजाई इन लोगों के लिए वेस्ट नहीं है। वेस्ट कैसे नहीं है, इसलिए वेस्ट नहीं है क्योंकि इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी फॉस्फेट है, जो भी एनिमल्स है, जो भी ऑर्गेनिक एटम्स है, वो सब बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, ग्रोथ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। They used organic material from waste products they grow and formed these bacteria are used as हम लोगों के यहाँ तो फिर भी ये जो फूड का प्रोसेस है ये कम चलता है, लेकिन बाहर जितने भी देश है जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूएस है, यूके है, वहां पे अधिकतर क्या ट्रेडिशन है लिक्विड डाइट का, सिंगल सेल प्रोटीन का या कुछ भी। और अगर हम कभी भी है ना न्यूज में देखते हैं या सुनते हैं तो कई बार हमको ये पता चलता है कि है ना जो भी स्टारडम है, जो भी स्टार्स है, जो भी एक्टर्स है, उनके बैग के अंदर सिंगल सेल प्रोटीन मिला था, उनके बैग के अंदर लिक्विड फूड मिला था, उनके बैग के उनकी जब चेकिंग की गई तो ये चीज मिली थी। तो ये सब चीजें क्या है, हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इनके अंदर और ये ज्यादा हैवी भी नहीं रहते और इजीली ये ईट हो जाते। तो इसलिए इस फूड डाइवर्सिटी से या फूड स्टार्वेशन से बाहर आने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करना शुरू किया, सिंगल सेल प्रोटीन। मशरूम कल्चर कैसे होता है, मशरूम को ले लेते हैं और उसको ऐसा कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे और फिर उसको पैक करके सेल कर दिया जाता है। मशरूम जो है बार्ली ग्रेन्स पे भी हो सकती है, व्हीट ग्रेन, रश और इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उस पे भी ग्रो कर सकती है। एग्जाम्पल स्पाइरुलिना, मिथाइलोट्रॉप्स, मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया है। (250 grams of bacteria produce 250 tons of protein। इसको सिंगल सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी प्रोटीन होता है ये एक सिंगल सेल से डिराइव हुआ है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, इसीलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं।
मशरूम का कल्चर भी वेस्ट ग्रेन्स पे होता है या वेस्ट प्लांट मटेरियल पे होता है। उसके अलावा ये क्या होती है, हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यूज में होती है और ये ईट करने के काम आती है। कई बार हम सुनते हैं मशरूम पिज्जा है या मशरूम की वेजिटेबल है या मशरूम पनीर की वेजिटेबल है। तो इस तरीके से बहुत सारी मशरूम्स होती है जो ईट करने के काम आती है। उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है। कुछ मशरूम्स ऐसी होती है जो हार्ट डिजीज को भी कंट्रोल करती है।